स्टाफ लोग को जानने के लिए, बेसिक नॉलेज जो डायमंड्स का है? सर स्टाफ लोगों के लिए ये ज़्यादा मायने इसीलिए रखता है कि जो हम बाइंग करते हैं और जो असॉर्ट करता है डायमंड को, तो वो एक डायमंड सिलेक्ट करने में जो अगर 19-20 कर ले, तो वो नंबर वीवीएस का वीएस हो जाएगा। तो उसका रेट कितना डिफरेंस हो जाएगा, ये एक मायने रखता है। सेकंड थिंग, ये जो बाइंग करने वाला आदमी है, तो उसके लिए भी काफ़ी मायने रखता है कि जो हिसाब से वो खरीदने जाता है, तो अगर ये इसको ग्रेडिंग पता चले कि इतने तक हमको ये ग्रेड मिल सकता है, तो वो बाइंग में भी हमें फ़ायदा हो सकता है सर। ओके, थैंक यू निमेश। हमारे सामने कमल सिंघानिया जी हैं, जमशेदपुर के रिटेलर हैं, आभूषण ज्वेल्स। कमल जी, आपका क्या कहना है पाठशाला के ऊपर? बस 1 मिनट बचा है स्टार्ट करने से पहले। जी कमल जी। नमस्कार मनोज जी। जी जी। ये जो पाठशाला है, इससे बढ़िया तो इंडस्ट्री के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता था। जो हमारे स्टाफ का ज्ञान बढ़ रहा है, इतने सारे वेबिनार्स हुए, सब में ओनर्स के लिए था। सिर्फ आपके पाठशाला ही में ऐसा है कि जो हमारे एक स्टाफ यहाँ कुछ सीख करके जाएंगे। थैंक यू मनोज जी। तो हम लोग ने हाँ, हम लोग ने देखा कि बहुत सारे पूरे देश से, हर कोने कोने से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि 500 से 600 ऐसे मैसेज हम रिसीव करते होंगे, मैं, क्रांति जी और सुमित भाई, जो इस प्रोग्राम को हम आगे तक बढ़ाएं, चलें, करें, क्योंकि ये स्टाफ और जो हमारा सेल्स वर्कफोर्स है उसकी ट्रेनिंग के लिए है। और इस चीज को लेके जब क्रांति जी हमारे एसडीएल के जो ओनर हैं उनसे कि आप डायमंड के बारे में कुछ बता सकेंगे कुछ हमारे इंडस्ट्री को, क्योंकि डायमंड बहुत बड़ा एक हिस्सा है हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री का, और उसके ऊपर अगर आप फोकस, तो उन्होंने अपना एक स्पेशल ट्रेनर जो पूरे इंडिया में जाते हैं हर जगह ट्रेन करने को, तो चिराग भाई ने अपने एक स्पेशल ट्रेनर को आज लेके आए जो बहुत सरल भाषा में आपको बता सकेंगे, जो आपकी लैंग्वेज में आपको सिखा सकेंगे। और चिराग भाई जो खुद भी बहुत एक्सपीरियंस है, जो वर्ल्ड वाइड घूमते हैं, और अभी उन्होंने अमेरिका में भी स्टार्ट किया है, ये ग्लोबल लेके गए हैं, ये अपनी कंपनी को इन्होंने ग्लोबल लेवल पे कैसे पहुंचाया, मैं आज चिराग भाई से वो भी जानना चाहूंगा। ना कि इंडिया में वर्ल्ड के कोने कोने में बहुत कम समय में ये जो लेबोरेटरी का बिजनेस और लेबोरेटरी को बहुत अलग लेवल पे ले गए, ना कि केवल सर्टिफिकेशन तक रखा इन्होंने, एजुकेशन से लेके हर, तो पूरी इंडस्ट्री की तरफ से मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं और आज के सेशन में आने के लिए बहुत बहुत आभारी भी हूं। जो प्रसन्ना जी हैं, जो माने जाते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है, इन्होंने जो टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया है अपने थंगामली ज्वेल में, और इसको चेन स्टोर, इनकी कंपनी ने इंडिया में सबसे पहले वो ये लेके आए थे, फंड का क्या बोलते हैं सर, क्या लेके आए थे, आईपीओ, फर्स्ट आईपीओ, हाँ फर्स्ट आईपीओ जो है वो थंगामली लेके आए थे, और उनके ये ओनर हैं। तो आज इनका भी हमारे, और ये डायमंड का पूरा डील यही देखते हैं अपने कंपनी में, चेन स्टोर के ओनर हैं, और इनका आज हमारे सेमिनार में आना बहुत बड़ी बात है। बहुत सिंपल लोग हैं, मैं इनके यहाँ गया था, इनकी सिंप्लिसिटी देख के तो आंख में आंसू आ जाए आपको। तो सो हम्बल पीपल। नाउ आई विल रिक्वेस्ट क्रांति जी टू स्टार्ट द इवेंट ऑन डायमंड। आई थिंक मनोज जी आपने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी है। पाठशाला के तीसरे सेशन के दूसरे सभी दिन में सभी को हमारा नमस्कार। ये कोशिश है क्रांति जी, मनोज जी और सुमित जी मिलके कि इंडस्ट्री के लिए कुछ योगदान है ना, एक छोटी सी शुरुआत है शिक्षा की, और बहुत ही बढ़िया हमें रिस्पांस मिला है भारत भर से, और इसी की वजह से हम अभी रीजनल लैंग्वेज भी शुरू कर रहे हैं।
तो हमारी प्रयास यही है कि अलग अलग टॉपिक, बहुत ही सिंपल क्यों ना हो, कभी कभी वो बहुत सिंपल सी चीज भी बहुत बड़े मायने रखती है। और हम खुद भी सीख रहे हैं जब हम ये सेशंस ले रहे हैं कि एकदम छोटी सी चीज जैसे बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, या फॉर दैट मैटर हंसना कितना जरूरी है, स्माइल इज सो इम्पोर्टेंट। ये बहुत छोटी छोटी बातें हमें पता भी होता है लेकिन हम शायद भूलते जाते हैं। तो पाठशाला के माध्यम से इसी छोटी छोटी बातों को हम रोजमर्रा की चीजें जो जरूरी है हमारे बिजनेस को चलाने के लिए वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पहली बार हम डायमंड्स के बेसिक्स के ऊपर बात करना चाहेंगे। जब चिराग जी से, शिरीन जी से बात हुई मेरी, तो वो बोल रहे थे क्या करना चाहिए। मेरे बोले बहुत बहुत ही सिंपल बातें हम पहले से शुरू करते हैं और जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे पाठशाला में थोड़ी सी इंटेंसिव बातें भी करेंगे, बट आज का सेशन है वो हम लोग बेसिक्स ऑफ डायमंड्स के ऊपर बात करेंगे। तो मैं चिराग जी से और प्रसन्ना जी से, चिराग जी हु इज द डायरेक्टर ऑफ एसजीएल एंड प्रसन्ना जी जो जनरल मैनेजर है थंगमैन ज्वेलर्स, बहुत ही रेप्यूटेड फर्म है। मैं उनके पिताजी रमेश जी को भी बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ, तो वो एक इंस्टीट्यूशन खुद में है। तो और ज्यादा वक्त न लेते हुए आई वुड रिक्वेस्ट चिराग जी टू से अ फ्यू वर्ड्स एंड देन आई वुड रिक्वेस्ट प्रसन्ना जी टू ग्रेस अस विद हिज few words please. चिराग over. क्रांति जी मैं थोड़ा रोकूंगा आपको। Okay. चिराग भाई मेरा आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, ये आउट ऑफ द सिलेबस बात है, आज हमारा उसका टॉपिक नहीं है, लेकिन आप जो इस लेवल पे गए, पूरे ग्लोबली लेके गए, जो इंडिया से बिजनेस स्टार्ट किया और पूरे वर्ल्ड में आज आपका नाम है, तो वो जो मूल मंत्र है जो आपके सक्सेस का, वो भी जरूर शेयर कीजिए जो हम जैसे लोगों को थोड़ा सीखने को मिले। ओवर टू यू चिराग भाई। थैंक यू मनोज जी, शुक्रिया क्रांति जी। नमस्कार साथियों, इन्होंने ऑलरेडी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, बट मैं शुरू करने से पहले आशा करता हूं कि सभी अपने घर पे सुरक्षित है, सेफ है, और हम सभी लोग इस सिचुएशन में है जो आई थिंक आने वाले 10 दिन 15 दिन में धीरे धीरे ये इजी हो जाएगा सबके लिए। और सबका जो फ्रस्ट्रेशन है, अभी घर पे बैठे हैं, काम पे नहीं जा सकते, स्टोर्स ओपन नहीं कर सकते, ये सब जैसे जैसे टाइम आएगा ये इजी होता जाएगा, बट ये हमारी सुरक्षा के लिए। मैं एसजीएल का डायरेक्टर हूँ और एसजीएल जैसे मनोज जी ने बताया एक इंटरनेशनल लेबोरेटरी है। आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कैसे हम लोग ने स्टार्ट किया था। हम लोग ने स्टार्ट किया था लंदन में, और मैं और शिरीन बंदूकवाला जी इनके डायरेक्टर्स है एसजीएल के। जब भी हमने स्टार्ट किया ये लेबोरेटरी, तभी हमने सोचा कि ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं जिससे रिटेलर्स को और कंज्यूमर्स को फायदा हो, कि उनका डायमंड जो बाय करते हैं रिटेल स्टोर लेवल पे या कंज्यूमर्स जो बाय करते हैं उसकी एग्जैक्ट क्वालिटी उनको पता चले और वो एकदम जेन्युइन सर्टिफिकेट हो। तभी हम लोग ने थोड़ा रिसर्च किया और देखा कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है इसका, और उसके साथ साथ इंडिया में बहुत कम कंपनी तभी थी और आज भी है जो सर्टिफिकेशन करती है डायमंड का, जिसमें हीरे की गुणवत्ता का माप होता है और उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो बहुत ही आश्चर्यजनक वो दौर था तभी हमारे लिए, जब भी हमने बम्बई में लेबोरेटरी स्टार्ट की पहली हमारी, और तभी हमने देखा पूरे इंडिया में, भारत देश में, इतना बड़ा देश है, इतने सारे रिटेलर्स है, और एक ही जगह पे लेबोरेटरी थी तभी बॉम्बे में। और तभी मैं और शिरीन जी सोच रहे थे कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और क्या करें कि कंज्यूमर्स तक पहुंचे ये बात कि लेबोरेटरी सर्टिफिकेट एक बहुत ही आवश्यक माध्यम है आपके लिए ज्वेलरी बाय करते वक्त, जिसके वजह से आपको आपकी डायमंड की क्वालिटी पता चलती है। अभी आप सबको पता है कि कोई भी कंज्यूमर अगर गोल्ड बाय करता है तो उसे उस दिन की प्राइस पता है गोल्ड की, उसे पता है कि वो कितना बाय कर रहा है, तो उसके हिसाब से कितना पैसा होना चाहिए, एंड देन मेकिंग और वो सब अलग से आ जाता है जो रिटेलर्स ऑफर करते हैं। अभी आप सोचिए कि डायमंड ज्वेलरी में 50% से ज्यादा
प्राइसिंग डायमंड की होती है और 50% से ऑलमोस्ट कम 20-25% उसकी जो प्राइस होती है वो गोल्ड की होती है। जब भी कोई कंज्यूमर डायमंड ज्वेलरी बाय करता है तभी भी उसको पता है उसका गोल्ड कितना कैरेट का है और उसकी क्या प्राइस है, बट उसे पता नहीं होता है कि डायमंड की क्वालिटी क्या है, और डायमंड की क्वालिटी ही निश्चित करती है उसकी प्राइस। सो हमने सोचा कि इसे आगे कैसे बढ़ाए, और तभी जाके हमने सोचा कि इसके अलग अलग सेंटर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने चेन्नई में एक लेबोरेटरी ओपन की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वो दौर था जब भी हम रिटेलर्स के पास गए चेन्नई में, तमिलनाडु में, और बात की कि ये देखो ये सर्टिफिकेट है, ये इंटरनेशनल लेबोरेटरी है हमारी। और तभी हमको पता है क्या रिस्पॉन्स आया था। रिटेलर्स हमको बोल रहे थे चिराग जी अच्छा है आपने लैब स्टार्ट की है शिरीन जी, बट यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है सर्टिफिकेट की, यहाँ पे तो हमारे नाम से चलता है और कंज्यूमर को डायमंड क्वालिटी हम ही बताते हैं जो हमको लगता है, जो हमने बाय की है। तो तब जाके फिर हमने उनसे बात की कि अच्छा आप बाय कर रहे हो डायमंड ज्वेलरी, क्या आपको पता है आपके पास कौन सी क्वालिटी का डायमंड आ रहा है? आप आपके कस्टमर को प्रॉमिस करते हो कि ये वीवीएस क्वालिटी का डायमंड है, आपने आपके सप्लायर को वीवीएस क्वालिटी का डायमंड का ऑर्डर दिया है, बट ये आंखों का खेल है। ये जो लेबोरेटरी बिजनेस और जो सर्टिफिकेशन बिजनेस है, इसमें कोई ऑटोमेशन नहीं है, यानी कोई मशीनरी नहीं है जो जिसमें आपने प्रोडक्ट रखा और वो आपको डायमंड की क्वालिटी बता देगा कि ये वीवीएस है, ये एफजी है। जैसे गोल्ड में होता है, गोल्ड में क्या है, आपने कैरेटोमीटर में रखा और आपको गोल्ड का कंटेंट बता दिया कि ये 18 कैरेट है, 20 कैरेट है, 22 कैरेट है, आपके पास प्राइसिंग आ गई, बहुत ही इजी चीज है। डायमंड में ऐसा नहीं है। डायमंड में कुछ हद तक ही मशीनरी यूज हो सकती है, उसके आगे का जो प्रोसेस है, जो फाइनल सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, वो जेमोलॉजिस्ट के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है, उसके ट्रेनिंग पे डिपेंड है, वो कितना अच्छे जेमोलॉजिस्ट है उसके ऊपर डिपेंड है। और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे कम्युनिकेशन के लिए सारे रिटेलर्स को। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि एसजीएल जो प्रॉमिस कर रहा है आज सर्टिफिकेट के तौर पर, वो बहुत ही जेन्युइन है, एंड धीरे धीरे इसी वजह से हमारे दूसरे सेंटर्स खुलने लगे। तो आज हमारे 11 सेंटर है इंडिया में और 17 सेंटर है वर्ल्ड वाइड। तो हम न्यूयॉर्क में है, अभी लंदन में है, दुबई में है, सऊदी अरेबिया में है, और इंडिया में हमारे 11 सेंटर है। इन 11 में से 7 जो सेंटर्स है उसमें एसजीएल फर्स्ट लेबोरेटरी था हर एक सेंटर में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी जहाँ पे हम कोयम्बतूर में गए 2014 में, हम त्रिशूर में थे 2012 में। तो आप सोचो कि ये जो सिटीज है, त्रिशूर, कोयम्बतूर, पुणे, दीज आर नॉट मेट्रो सिटीज, बट फिर भी हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला रिटेलर्स से, बिकॉज उन्होंने बताया कि हमको सर्टिफिकेशन कराना है बट हमारे पास एक्सेस नहीं था, हमारे पास लेबोरेटरीज नहीं थी, हमको बॉम्बे जाना पड़ता था अब तक, और या तो फिर मोबाइल लैब बुलानी पड़ती थी। और अभी एसडीएल ने ये काम बहुत ही इजी कर दिया है हमारे लिए, और बहुत अच्छा क्वालिटी आप लोग मेंटेन कर रहे हैं, और इसके वजह से हम अपने कस्टमर को सर्टिफिकेट दे के प्रॉमिस कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिटेलर के पास एक अच्छा सा आज सर्टिफिकेट आ गया जो उसके लिए एक सेलिंग टूल बन गया, कि अगर कस्टमर किसी भी प्रकार की आर्ग्यूमेंट करता है कि अच्छा आप मेरे को बोल रहे ये वीएस क्वालिटी है बट ये नहीं हुआ तो क्या, तो तब जाके आपको ये एसटीएल सर्टिफिकेट काम में आएगा, या कोई भी सर्टिफिकेट काम में आएगा जो आप बता सकते हैं कि ये हमारे से सर्टिफाई नहीं हुआ है, ये एक इंटरनेशनल लेबोरेटरी से सर्टिफाई है, और इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है। एंड यस, very nice. I think Prasanna had to leave, you said, no? He has to leave in 15-20 minutes. So yes. you want him to say first and then you want to continue, or? No, he can please feel free, Yeah. Prasanna ji. In fact, I also, as Manoj ji mentioned, I really admire Prasanna ji's Thangamile jewelry का journey. मैं 6 साल पहले मदुरई आया था,
और आपके पिताजी जो चेयरमैन थे तभी एसोसिएशन के, उन्होंने एक काफ़ी अच्छा एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था पूरे मदुराई ज्वेलरी एसोसिएशन का। तकरीबन 300-400 लोग थे और वो मेरा फर्स्ट टाइम था मदुराई में, तो बहुत ही शॉकिंग इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए टू सी के आप जैसी अच्छी कंपनी वहाँ पे इतना अच्छा काम कर रही है। और प्रसन्न जी, इफ यू कैन प्लीज थ्रो मोर लाइट ऑन आपका जो मार्केट सेगमेंट है, आपका जो पेनिट्रेशन है इन 2 tier 3 tier cities. Over to you, Prasanna ji. Chiraji, but stay with us. We will come back to you again. Sure. Thank you for giving the opportunity. You have requested to speak in Hindi. It's a little tough. I'll try. And Tangamail Jewelry Limited वो established 1991 में establish होना था। वो अभी तो 47 स्टोर्स है, 47 स्टोर्स, अभी 1400 एम्प्लॉइज है। और सिंपल 1819 में 1400 crores टर्नओवर, ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन। और वो सिटीज हम लोग सिर्फ चेन्नई में नहीं है, लेकिन वो 47 तमिलनाडु में, अदर सिटीज में है। तंगमईल ज्वेलरी लिमिटेड हमारा फोकस टोटली गोल्ड सिल्वर। अभी 3 साल से पहले डायमंड अभी शुरू किया, वो अच्छा है। और चिराग जी ने अच्छा सपोर्ट कर रहा है, वो हमारा वो सर्टिफिकेट सब वो बहुत वो लैब में कर रहा है। हम आप हिंदी इंग्लिश में इंग्लिश चलेगा। हाँ बोलो। ओके good. I was not prepared, that's why maybe I should learn Hindi fast. Oh, good. See, so Tangamail Jewelry Limited, we've been established 1991, and the journey so far, and we are the first listed company already mentioned in both Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. And majorly we are like not in Chennai. Other than Chennai, we have in all small cities, very small cities. We have created lot of touch points for that. Touch points we have created every 30 kilometers. Our stores are located like every 30 kilometers, so that customers can reach us fast, where employees can reach us fast. It is easy for customers to, and we have built a brand since 1991. So things are all going good, and we've been doing innovation, innovating new things. Even though we are in mass segment, our customer segment is like mass segment. We are not into any niche products or any high-end products. We are into high quality and value for money, and we make sure that we our customers don't feel that they are valued more, or I mean the product is valued more. They're going to pay more for their wastage and all. We continuously research in the market that how the pricing is, because there are like competitor stores where we can do it. So this is how we've been operating, and we invest a lot in technology and how better we can be, because yes प्रसन्ना जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि why this staff training is important, and डायमंड का जो ट्रांसपेरेंसी है वो आपके कंपनी में कैसे होता है, और एक सेल्स पर्सन और वर्क फोर्स को डायमंड का नॉलेज होना क्यों जरूरी है? These are the major points, अगर आप कवर कर सको तो। Good, thank you. Diamond, not only on diamond, see a customer को वो विश्वास चाहिए. He needs a confidence in the employee who's going to sell the product. Because even if we go to buy something, if a salesman doesn't know the product or doesn't know any providing, it will be very tough for us to choose. So this is why we need confidence. We need to build the confidence. To build the confidence in customers, we definitely need to train our employees to build that confidence. So that's a major part. We need to invest in that. Confidence, what in Google it says Vishwas. I think it's the same. Good.
And to build that confidence, we need to give knowledge on the products and the service we provide, and we need to, like Kranti ji was saying about the body language aspects. So these are the small aspects, very small. See, I regularly say, these are very simple things but not easy. These are very simple things, looks simple but it's not easy. And unless we give continuous training and continuous feedback to our employees, these things won't be possible. So training is like, to build the confidence. See, there are a lot of other reasons for training. The main part which we see, which I see, is like building the confidence among employees to talk to our customers. So that is one part of the question. And apart from diamonds, we've just started 3 years back, and it's been a fabulous years for us. And till now, we've been doing very wonderful in diamonds with support of all our suppliers and certificate SGL and all. And प्रसन्ना जी बीच में रुकूंगा. एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पूरे इंडिया में. मैं जब जाता हूं तो लोग बोलते हैं कि डायमंड का जो स्टॉक का टर्नओवर है वो साल का वो एक बार भी नहीं हो पाता है लोगों. यहाँ पर जब गया था तो बहुत शॉकिंग न्यूज मेरे को मिली थी, उतना बड़ा अचीवमेंट. तो आई वांट टू नो कि आपके कंपनी में जो डायमंड स्टॉक का टर्नओवर है वो कैसा, क्यों, मतलब क्या है और क्यों है, ये थोड़ा भी बताएंगे तो बहुत सारे रिटेलर को भी ये इंस्पिरेशन मिलेगी. Good. So our stock turn was like 2.5. So we did a फिर से बोलिए, जोर से बोलिए. 2.5 टाइम्स. Yeah, 2.5 times. इंडिया में लोगों का एक बार नहीं होता है. Are you sure? We just started 3 years back, maybe. Yeah, but still, see, even we have started to that. We made sure that our both sales team and purchase team, they work together, and all our shows, all our exhibitions are attended by both teams, both sales and purchase. We invite them. We make sure they both participate in the show, and because they are responsible not only for sales is another part, because unless it gives good rotation, because investment is high in that, so inventory turn is most important. So we made sure that turns are brought in, and unless the turns are more, we don't invest further. And we make sure we also see, we have grown by sales also, we have grown by turns also. So I think it must have answered your question. Yes sir. Manoj ji, there is a very interesting point with Thangamile कि इनके यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है ना, वो खाली बेसिक डायमंड्स की या जेमस्टोन्स की ट्रेनिंग नहीं कराते ये लोग. इनके यहाँ पे मैनेजरियल लेवल पे भी अच्छी ट्रेनिंग होती है, कोचिंग होती है रादर. तो प्रसन्न जी, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट एज वेल प्लीज. नहीं, आज जो भी रिटेल, एक मिनट प्रसन्न जी, आज जो भी रिटेलर सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँ, जब मैं इनके शोरूम पे गया, जब इनका एक सेल्समैन को मिला मैं, तो वो एक सेल्समैन जो है उनका, वो कोई भी डायमंड का जो भी ब्रेकअप है या फिर एस्टिमेट है कि कोई मान ले कि XYZ ग्राम है और डायमंड वेट है, अगर उसको चेंज करके अगर 10 ग्राम की ज्वेलरी है 5 ग्राम में हो जाए, 1 कैरेट है आधा कैरेट हो जाए, क्वालिटी में चेंज हो जाए, तो केवल मैनेजर नहीं, हर एक स्टाफ ट्रेंड है. हर एक स्टाफ इस लेवल का ट्रेंड है जो ओनर से बेटर आंसर दे सकता है, कम नहीं आंसर दे सकता है. ये मैंने पूरे इंडिया में एक ही शोरूम में देखी, और उसका भी एक बहुत बड़ा नतीजा दिखता है कि डायमंड का स्टॉक इनका 2.5 टाइम्स होता है. ये बहुत सीखने की चीज है. Yes, over to you, Prasanna ji. Yeah, regarding the training with Chirag ji had mentioned about the managers training or the next level training. So one different type of training which we do is personal coaching. Because 30 people training, 50 people training is all, we have also done it, and we are also doing for sales employees, for like team leaders, for managers, and we have started doing personal coaching, like 7 to 10 employees will be coached by a coach for around 6 to 8 months. So the coach will travel with them, they'll meet monthly once, and attitude, knowledge, skill, so they will develop their own thing, and we'll also get good feedback about the employees, how they are doing, how they are performing, where they need to improve. Because when we give a training of 30 people or 40 people, maybe for knowledge we can give, but for attitude and all, you need to have face-to-face discussion. Unless we do that, we don't know, because they are going to manage the end level team. Unless they are very good,
they won't be able to manage the N-level team. So this is how we have been doing this. And for new employees who are joining our company, we have started doing this like past 1 year. We have created a 3-day program where everyone comes to our head office Madurai, and just theory part just 1.5 day. We make them a good experience. We show them the factory, we show them the total office, back office, the data center, and we show them our farm also where we have cows. So a different kind of experience for our employees. So just creating a wow experience of how Tangamail operates. It's not only a small shop where they're going to work in some small town. It's about the total company. प्रसन्ना जी, ऐसा सुना है मैंने कि आपके यहाँ जितने कस्टमर आते हैं हर एक की पूजा होती है, पहले उनको टीका लगाते हैं, कुछ ऐसी कुछ रिवाज है, ऐसा कुछ है? हर एक को एक प्रसाद देते हैं? Yeah, when they come inside, we give a laddu, peanut laddu. It is like the total supply chain is handled by my mother. The peanut laddu is like the recipe from making and everything, and it reaches all the stores. And few customers, when they didn't get the laddu, they have called our MD directly, and they said, see, we have not got your laddu today. It's not about the product or service. They didn't get the laddu, and the complaint goes direct to the MD. That level, that laddu is famous at the entrance. And मतलब हर एक कस्टमर आता है, उसको पहले लड्डू. So there is one more business opportunity for Tangamail Group, no? Our business is only gold, silver, diamonds. We don't go, we don't get excited copper stuff. प्रसन्ना जी, एक और आपकी सुना कि आपके यहाँ बीच कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं, जैसे बीच में आपने हर कस्टमर को एक पेड़ गिफ्ट किया, पेड़, ट्री, ऐसा सुनने में आया. सीड आपने. So we have planned to distribute 1 crore, the seed balls. So we doesn't need much of water. It can grow anywhere, and we have started distributing it. So 1 crore seed ball. That is the aim of our Ramesh ji, who has started that project, and we've been doing that. Brilliant. Prasanna ji, in the America, USA, बोलते कि मैकडॉनल्ड्स जिनकी इतनी सारी ब्रांचेस है अमेरिका में, आप कहीं पर भी अमेरिका में जाइए, मिडिल ऑफ द डेजर्ट, और आपसे मैकडॉनल्ड 105 किलोमीटर की दूरी पे हो सकता है. मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन यू एंड मैकडॉनल्ड विल बी 105 किलोमीटर इन द यूएस. आपने तो वो रिकॉर्ड भी बीट कर दिया. आप हर 30 किलोमीटर पे है. Yeah, we are trying to do that because we want to create more touch points to the customers. Be it a very small store, be it a big store, we make sure, because see, our strength is on maintaining small stores, many small stores. So we play on our strength, how better we can be, and we keep on improving. So each our department is professionally run. So a lot of professionals have come in like in past 3 years, and they have started involving in the day-to-day operations, taking decisions. So this year, in this tough time, they have been involved in all the next level discussions and all. So as a management thing, we need to take this company next level. Then we need to bring people smarter than us. Then only the company will go up. Great. Chirag bhai, we are short of time. और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए आए हैं, लेकिन ऑलरेडी 2-3 मिनट हम लेट चल रहे हैं. तो आप बस एक क्विक आंसर एक आपसे चाहिए 2 मिनट में कि लोग सीवीडी या जो सिंथेटिक डायमंड है उसके बारे में जो बहुत सारी अनिश्चितता बहुत मार्केट में है, अपने सेल्स पर्सन से आके पूछते हैं कि भाई ये सीवीडी है, नेचुरल है, नहीं है, इसका आगे फ्यूचर क्या होगा और इसको कैसे हम समझें कि ये सीवीडी है और ये नेचुरल है. इसके बारे में अगर आप 2 मिनट में अगर आप बता सके कुछ तो बहुत अच्छी बात होगी. श्योर. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सीवीडी को काफी सारे लोग क्यूबिक जिरकोनिया या मोज़ोनाइट के साथ मिक्स करते हैं. एज इन उनके दिमाग में ये है कि सीवीडी एक मोज़ोनाइट के जैसा स्टोन है या क्यूबिक जिरकोनिया के जैसा स्टोन है, जो गलत बात है. सीवीडी एक बहुत ही अच्छी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, केमिकल वेपर डिपोजिशन, और उसका यूज करके ये डायमंड का एक जो परत होती है, एक सीड होती है, उसके ऊपर इसको ग्रो किया जाता है. तो इसमें एक बात निश्चित है कि
सीवीडी और नेचुरल डायमंड के अंदर कोई फर्क नहीं है आज के तारीख में। यानी उसके जो इंक्लूजन्स होते हैं, उसका जो कट है, उसका जो लस्टर है, वो दोनों एक समान है, नेचुरल डायमंड का भी और सीवीडी का भी। अभी इसको कैसे कस्टमर के सामने बताया जाए, या अगर कोई कस्टमर आपको पूछेगा कि ये सीवीडी है या नेचुरल, इसका सबसे पहला जवाब आप जो दे सकते हैं वो है आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पर। अगर आप SGL का सर्टिफिकेट देखेंगे तो हम बहुत ही क्लियरली मेंशन करते हैं कि ये डायमंड ज्वेलरी है और इसके अंदर जो डायमंड लगे हैं वो नेचुरल डायमंड है। तो हमने ये चीज 4 साल पहले ही देख ली थी कि ये दौर आने वाला है, जब भी बहुत सारे रिटेलर्स और कंज्यूमर्स के दिमाग में ये प्रश्न रहेगा कि उनके उनके जो प्रोडक्ट्स है उसमें किस प्रकार के डायमंड लगे हैं, और इसलिए SGL ने 4 साल पहले से ही इसका क्लासिफिकेशन दे दिया है सर्टिफिकेट के अंदर ही। अब अगर आपके पास कोई आता है बोलता है ये लैब ग्रोन है कि नहीं, तो सबसे पहले सर्टिफिकेट देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा जो थोड़ा ट्रेनिंग का टॉपिक है, बट जस्ट अ क्विक रन। हम लोग ने देखा है काफी सारे कस्टमर्स जब भी आते हैं और पूछते हैं ये नेचुरल है या सीवीडी है, तो वो सेल्समैन थोड़ा बौखला जाता है काफी टाइम, और वो बोलता है अच्छा मैं मैनेजर को बुलाता हूँ। अभी जैसे ही आप ये स्टेप लेंगे कि मैं मैनेजर को बुलाता हूँ और मुझे पता नहीं क्या है, कस्टमर के दिमाग में ये आ जाएगा कि अच्छा इनको ही पता नहीं है क्या है, इनको ही इनके पास ही कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। तो आज का जो सेशन है उसमें हम डायमंड्स की भी बात करेंगे, जेमस्टोन्स की भी बात करेंगे और थोड़ी सीवीडी की भी बात करेंगे, जस्ट बिकॉज आप सबके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि ये एक अलग चीज है, इसका ट्रेड से होता है। और जितनी भी ज्वेलरी अगर सीवीडी के है, जितने भी प्लेयर्स है सीवीडी में, वो ज्वेलरी के लेवल पे एटलीस्ट आज बहुत ही क्लियरली इसको डिस्क्लोज कर रहे हैं क्योंकि ये सीवीडी डायमंड है या नहीं है, या लैब ग्रोन है या नहीं है, जो पहले नहीं था। अभी आज की तारीख में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी है मार्केट के अंदर जो आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपके रिटेल लेवल पर बहुत ही इजी हो जाएगा ये इसको देखना कि ये आपके पास नेचुरल है या सीवीडी डायमंड है। बहुत सही कहा चिराग भाई आपने। और ये सभी जो वर्क फोर्स है इनके लिए एक बड़ा मैसेज उन्होंने दिया कि अगर कोई कस्टमर आता है और अगर आपसे सीवीडी और नेचुरल के बारे में कुछ पूछता है, तो अगर आप घबरा जाएंगे और अपने ओनर को बुलाएंगे, अपने मैनेजर को बुलाएंगे, तो वो कस्टमर का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर कम होगा। तो आप खुद ही नॉलेज लें सीवीडी और नेचुरल डायमंड का और उसके क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। और इसके लिए हमने आगे बहुत सारे सेशंस रखे हैं जो आपको कैसे कॉन्फिडेंस आए एक नेचुरल डायमंड बेचने के तरीके को जानने के लिए। तो थैंक यू चिराग भाई, ये आपका खास मैसेज देने के लिए। नाउ ओवर टू क्रांति जी। I think now I will give over to Aditya because Aditya is going to be our teacher today. So Aditya is a senior faculty from SGL, and let's hear. Is there any question and answer for Prasanna ji before? I think we'll have to take it after the session because sorry. No problem. It'll be easier for him to answer that right now, and then he can be free, and then we can continue with the. चिराग भाई, actually we are running late, तो प्रसन्ना जी को लास्ट में वापस हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, great. So okay. Aditya. Hi. Hello everybody. ये आदित्य जी है, ये हमारे बॉम्बे लेबोरेटरी में और इंडिया लेबोरेटरी में एजुकेशन संभालते हैं। इन्होंने यूएसए में जेमोलॉजी की स्टडीज की है। आदित्य, आई विल लीव द रेस्ट टू यू, बट बहुत ही काबिल प्रोफेसर है, थोड़े यंग है बट बहुत ही इंटेलिजेंट है। बिल्कुल आपके जैसे चिराग जी। थैंक यू। हम इंटेलिजेंट होंगे अगर चिराग सर के अंडर रहेंगे तो। थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। तो आज हम बात करेंगे डायमंड्स के बारे में और जेमस्टोन्स के बारे में। अब टू बिगिन विद डायमंड्स, आदित्य जी कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बोलने का। हाँ,
तो अभी आज हम डायमंड्स और जेमस्टोन्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप सब अभी जानते हैं कि आजकल मार्केट में डायमंड्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों के मन में होता है कि डायमंड, नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड क्या है। तो लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट नेचुरल डायमंड। तो जो नेचुरल डायमंड होता है वो बेसिकली एक पत्थर है जो कार्बन से बनाया गया है। एंड जस्ट टू इन्फॉर्म एवरीबॉडी कि डायमंड सबसे एक्सपेंसिव पत्थर है। जो भी अपने जेमस्टोन्स होते हैं जो आपको दिखते हैं मार्केट में, उसका सबसे एक्सपेंसिव जेमस्टोन है डायमंड्स। तो डायमंड इज ऑल्सो सबसे हार्ड मटेरियल होता है। डायमंड को बेसिकली जो डायमंड होता है, तो आपका डायमंड, एक डायमंड और दूसरा डायमंड आप रखोगे तो वही एक दूसरे को जब क्रैच होंगे तब आपका डायमंड को अफेक्ट होगा, तब आपका डायमंड टूट सकता है। अदरवाइज उसका टूटना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज डायमंड सबसे हेवी हार्ड मटेरियल है। तो एवरीवन, मैं थोड़ा इंटरप्ट करता जाऊंगा आदित्य जी को बीच बीच में। वो एक्चुअल में अमेरिका में पढ़े लिखे हैं, उनकी हिंदी थोड़ी वीक, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा वीक है, बट जहाँ पे भी हो सकता है मैं इसको थोड़ा इजी बनाऊंगा। करेक्ट करेक्ट चिराग भाई, करेक्ट। आदित्य जी ये बताना चाह रहे हैं कि डायमंड इतना पॉपुलर क्यों है। ठीक है, आज आपके पास रूबी है, एमरल्ड है, सफायर है, तो क्यों डायमंड इन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि डायमंड सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है जो अवेलेबल है, यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है डायमंड की, उसके जैसी स्ट्रेंथ आपको रूबी, एमरल्ड में देखने को नहीं मिलेगी। एक स्केल आती है, उसका नाम है मॉस स्केल, MOHS, आप गूगल कर सकते हैं बाद में। ये जो मॉस स्केल है ये स्पेसिफिकली बनाई गई है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग कोई भी प्रोडक्ट है, और उसमें डायमंड का रेटिंग सबसे ऊपर है। 10 नंबर का जो रेटिंग है, जो टॉप रेटिंग कहा जाता है, डायमंड वहां पे है। क्यों? क्योंकि इसके जो कार्बन एटम्स है, डायमंड अल्टीमेटली कार्बन ही होता है, ठीक है, बट उसके जो एटम्स है, उसका जो मॉलिक्यूलर है, स्ट्रक्चर है, वो इतना अच्छी तरह से बना हुआ है कि ये टूट नहीं सकता इजीली। अभी आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं। हम लोग जो पेंसिल यूज करते हैं, तो पेंसिल की जो नोक होती है, ठीक है, वो भी कार्बन है, बट उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बहुत ही वीक है, इसलिए हम उसको इजीली पेपर के ऊपर लिख सकते हैं और वो कार्बन ट्रांसफर हो जाता है। डायमंड भी कार्बन है, बट उसको बनने में सालों साल लगते हैं, काफी सारे साल लगते हैं, और जमीन के अंदर काफी सारे किलोमीटर्स अंदर बिकॉज ऑफ हीट, यानी अग्नि के कारण, हीट के कारण और प्रेशर के कारण, ये पूरा सॉलिड कार्बन हो जाता है और उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है जिसके वजह से डायमंड इतना पॉपुलर है आज। सॉरी आदित्य, आई नो आई विल just try and interfere wherever I think I can. Correct है चिराग भाई, your interference is very much required. तो अभी आप अगर जानते हैं कि डायमंड्स has 4 C's. हेलो, हाँ आदित्य सुन रहे। Oh, I thought my voice is not clear. Okay, तो डायमंड्स के जो होता है ना 4 C's होते हैं, जैसे हम कहते हैं 4 C's। तो क्या आई एम श्योर सबने डायमंड्स का 4 C's सुना होगा। So now, before I continue further, can I ask क्रांति जी कि आप वो पहला क्वेश्चन, आज हम ऐसे ही थोड़े बीच बीच में क्वेश्चंस रखेंगे। I think very interesting आदित्य, आपका पहला पोल हम शुरू कर रहे हैं। Yes. तो क्वेश्चन क्या है आपका आदित्य? पहला क्वेश्चन है कि डायमंड के 4 C's में से जो ऑप्शन आपके पास है, वो ऑप्शन में से कौन सा वाला है जो डायमंड का 4 C नहीं है? अच्छा, कितना टाइम है इनके पास? शुरू करें? ओके, आपका टाइम शुरू हो गया है। आपके पास 30 सेकेंड्स है। आपको जवाब देना है कि इसमें से कौन सा सी डायमंड के 4 C में से नहीं है। कि वो चीजें लिखी कहाँ है क्रांति जी? सबको दिख रही है, हो भी रही है, पोलिंग भी हो रही है। ओह,
Very good. Excellent. Very good. Good students. Huh? Aditya got only few of them has given wrong answer, but 94% ने सही जवाब दिया है. Yes. Very good. Very impressive. मतलब काफी जन को यहाँ पर ऑलरेडी 4Cs के बारे में काफी कुछ पता हो. Correct, correct, correct. तो सब टॉपर्स है ये ग्रुप में. हाँ, 90 आप. Okay. Okay. चलिए आदित्य जी थोड़ा फास्ट चलेंगे, हम लोग लेट चल रहे हैं आज इसलिए. Can you see my screen? Yes. Okay. हाँ, तो आज हम पहले हम बात करेंगे. ओके, तो जैसे कि आप सबने जवाब दिया, तो जो हमारे डायमंड्स के 4 C's है वो है कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट. तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत आज जानेंगे, नॉट टू मच इन डिटेल, बट थोड़ा बहुत हम जो जितना सीख सके उतना सीखेंगे. तो पहला है कट. तो कट क्या होता है? बेसिकली जैसे चिराग सर ने बोला कि डायमंड को बहुत ज्यादा वक्त लगता है अंडरग्राउंड बनने में. तो जैसे ही वो डायमंड बनता है तो रफ निकलती है. तो एक रफ पत्थर जो होता है वो उसको हम कट करते हैं ताकि उसको हम और सुंदर बना सके. तो क्या होता है कि हम जब रफ लेते हैं तो रफ को वो लोग बेसिकली सेक्शंस में डिवाइड करते हैं कि मैक्सिमम उसमें से कितना वेट वो लोग ला सके और उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हम बोलते हैं नेचुरल स्टोन बना सके. तो वो बनाने के लिए वो लोग आफ्टर दे टेक द डिफरेंट वेट्स वो लोग बेसिकली उसको कट करते हैं टू मेक इट लुक बेटर. तो उसमें बेसिकली वो फैसेटिंग करते हैं, जिसे हम फैसेटिंग बोलते हैं. तो वो लोग उसको फैसेट करते हैं ताकि स्टोन में से लाइट आ सके. आपको जो डायमंड पत्थर है वो इतना अपीलिंग और इतना अच्छा क्यों लगता है? द रीजन इज क्योंकि उसका जो कट होता है वो ऐसा होता है कि उससे आपके फैसेट्स बनाने से उसकी चमक जो आपको डायमंड में दिखती है वो मिलती है. इसीलिए कट बहुत ज्यादा जरूरी है. और ये जो हमारे स्किल्स वर्कर्स होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं. ऐसा नहीं कि वो कोई गलती करते हैं, उनको काफी हद तक पता होता है कि वो लोग एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं. तो इसीलिए हमारा कट बहुत ज्यादा जरूरी है, एकदम प्रिसिशन के साथ होना चाहिए. So I will add a little here, आदित्य. साथियों, आदित्य जी ने आपको जो बताया पहला पिक्चर था वो था रफ डायमंड. तो वो जो पिक्चर था उसमें डायमंड जब भी जमीन से निकालते हैं तभी कैसा दिखता है उसका पिक्चर था. जब भी ये जो आपके सामने अभी दिख रहा है, ये अगर मुझे और आपको पता नहीं कि ये डायमंड है और हम इसको जमीन पे देखेंगे तो हम सोच भी नहीं सकते कि ये डायमंड है. मे बी हम इसको ऐसे ही ठुकरा देंगे कि अच्छा ये कोई पत्थर है करके. बट काफी सारे लोगों को जो माइनिंग में काम करते हैं उनको पता होता है, जो ट्रेडिंग में काम करते हैं, कि ये डायमंड है. और इसे नेक्स्ट स्टेप में जो आदित्य जी ने बताया, इसकी एक पॉलिशिंग यूनिट होती है जिसके ऊपर इसे घिसा जाता है. इसको घिस के इसके फैसेट्स बनते हैं और वो फैसेट्स की वजह से इसके अंदर एक अद्भुत लाइट पास होती है जो हमको ब्रिलियंस बोलते हैं. और इसी के वजह से डायमंड इतना खूबसूरत दिखता है. ये जो आपके सामने दिख रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रफ से इसको पॉलिश में लेके जाने के लिए. ओवर टू यू आदित्य. क्रांति जी, I'll request you to have the second question. बिल्कुल बिल्कुल. तो दर्शक मतलब आप सभी के लिए दूसरा क्वेश्चन है, which is the most expensive cut in a diamond? और आपके 4 ऑप्शंस है, एमरल्ड कट, राउंड ब्रिलियंट कट, स्टेप कट और मिक्स्ड कट. आपका पोल शुरू होता है अभी. Kranti ji, I'm telling you, we got the toppers, huh? Yes.
बहुत ही, अरे पाठशाला में सीख रहे हैं भाई, हमारे स्टूडेंट है, नहीं होंगे ब्रिलियंट। ब्रिलियंट, बिकॉज ये जो सवाल है ये काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये सही आंसर्स दिख रहे हैं अपने स्क्रीन। चिराग भाई ओनर्स को भी पता नहीं होता क्वेश्चन। राइट, नो यू राइट, एग्जैक्टली। बढ़िया बढ़िया। Should we stop? I think these are the results. यस, Brilliant. Most of them know the correct answer. तो बहुत लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, राउंड ब्रिलियंट कट। तो व्हाई राउंड ब्रिलियंट कट? इसका कारण है क्योंकि जैसे हम राउंड ब्रिलियंट स्टोन जो होता है, तो राउंड बेसिकली शेप है और जो कट होता है उसे हम ब्रिलियंट कट बोलते हैं। तो उस ब्रिलियंट कट में वो लोग जैसे ये पॉलिशिंग करते हैं, वैसे ही इसमें वो लोग 57 to 58 कट्स फैसेट्स देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज इनकी पोजीशनिंग इतनी परफेक्ट होती है कि आपका जो मैक्सिमम लाइट रिटर्न होता है, जो बेसिकली आपको चमक दिखती है पत्थर में, वो मैक्सिमम इस केस में आती है। तो बिकॉज इसमें 57 फैसेट्स राइटली होते हैं, तो इसलिए आपकी चमक इसमें आती है। तो लेट्स टॉक अबाउट ये 57 फैसेट्स होते कैसे। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द राउंड। सबसे बड़ा जो आपका फैसेट है उसको बोलते हैं हम टेबल। ये टेबल होता है, ये जो सेंटर में आप देख सकते हैं ये टेबल है। फिर आपके ये बेजल फैसेट्स, 8 बेजल फैसेट्स होते हैं। बेजल यानी आप इसको बहुत लोग नॉर्मल मार्केट में काइट शेप फैसेट्स भी बोलते हैं, पतंग शेप के। तो ये जो पतंग वाला शेप जो है ये 8 होते हैं, इसे हम बेजल फैसेट बोलते हैं। फिर ये जो आपको त्रिकोण दिख रहा है, ट्रायंगल, इसे हम स्टार फैसेट्स बोलते हैं, जो 8 स्टार फैसेट्स होते हैं। और ये सारे जो बेजल फैसेट्स के बीच में ये आपको दिख रहे हैं बड़े ट्रायंगल्स, इसको हम अपर गर्डल फैसेट्स बोलते हैं, जो कि 16 होते हैं। दैट मेक्स ये टोटल ऑफ 33। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे हम क्राउन बोलते हैं, क्राउन। और जो नीचे का पार्ट होता है डायमंड का, उसे हम पवेलियन बोलते हैं। तो पवेलियन में एक ये जो आप वापस लंबे एलोंगेटेड काइट शेप्स देख रहे हैं, इसे हम पवेलियन मेन फैसेट बोलते हैं। और ये जो उनके बीच में आप देख रहे हैं ट्रायंगल, उसे हम लोअर गर्डल फैसेट्स बोलते हैं। और ये बीच में बहुत बार ये लोग क्या करते हैं, क्यूलेट जिसे हम बोलते हैं, या टोक या टिप जिसे हम बोलते हैं, डायमंड का जो टिप होता है या टीक, उसको वो लोग बहुत बार पॉलिश करते हैं। तो अगर वो पॉलिश करते हैं तो उसे हम फैसेट में गिनते हैं, अगर नहीं करते तो नहीं गिनते हैं। तो दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 57 और 58 फैसेट्स इन ऑल। पूरे डायमंड में टोटल 57 58। और ये बहुत बार क्या होता है ना, ये लोग कभी कभी डायमंड में एक एक्स्ट्रा फैसेट भी बना देते हैं, जिससे आपके 57 58 से ज्यादा बनते हैं। द रीजन ये लोग बनाते हैं क्योंकि इनको है ना, कभी कभी इंक्लूजन्स जो होते हैं, जो जिसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, उसको छुपाना होता है ताकि डायमंड ज्यादा सुंदर दिखे। इसके लिए वो कभी कभी एक्स्ट्रा फैसेट बना देते हैं। और कभी कभी ना वो लोग इसमें फैसेट एक हाथ कम कर देते हैं। तो बहुत लोगों को क्या लगता है कि ये शायद वो स्किल्ड लेबरर से गलती हो गई है, लेकिन ये गलती नहीं होती है। ये फॉर अ रीजन वो लोग एक एक्स्ट्रा फैसेट भूल जाते हैं। द रीजन इज कि उनको कभी कभी पत्थर का वेट बचाना पड़ता है। क्या होता है ना कि अगर उधर फैसेट कर दिया तो वेट लॉस हो जाएगा डायमंड का। तो वेट लॉस नहीं होने के लिए वो लोग एक फैसेट को नहीं बनाते। कलर। तो नेक्स्ट अपना सी है कलर। तो कलर, जब कलर की बात करते हैं तो बहुत लोगों को क्या लगता है कि डायमंड इज अ वाइट कलर स्टोन, बट वो मिस्टेकन है। वाइट कलर का स्टोन नहीं होता डायमंड। डायमंड एक्चुअली कलरलेस होता है, जिसमें कोई कलर होता है। बिकॉज अगर आप व्हाइट डायमंड बोल दोगे तो वो व्हाइट डायमंड फैंसी कलर डायमंड हो जाएगा। तो जो कलरिंग होता है उसमें क्या होता है, जैसे आप इधर देख सकते हैं, डायमंड बहुत ज्यादा कलर्स के आते हैं, हर टाइप के कलर। ऑफ कोर्स रेयरिटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि बहुत सारे कलर्स रेयर होते हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं होते, जैसे कि ब्लू, ऑरेंज, रेड एटसेट्रा। तो जो आपका मेन जो कलर रेंज डायमंड्स का होता है, जो बेसिकली जिसमें येलो, ब्राउन या ग्रे टिंट होता है, उसको हम T to Z के रेंज में ग्रेडिंग देते हैं। और उस Z के नीचे से जो भी कलर्स होते हैं उसे हम फैंसी कलर डायमंड बोलते हैं। तो इसीलिए अगर आप बोलोगे कि ये व्हाइट कलर का डायमंड है, तो वो
D to Z रेंज का नहीं हो जाएगा, वो फैंसी कलर हो जाएगा, बिकॉज व्हाइट एक कलर। तो डायमंड्स इज एक्चुअली कलरलेस विद अ टिंट ऑफ येलो, ब्राउन या ग्रे। तो आदित्य, जो हमारे इंडस्ट्री में जो डायमंड्स यूज होते हैं उसमें मोस्टली आपका जो कलर स्केल है जो आप बताने वाले हैं उसी में से यूज किए जाते हैं। तो जो कलर रेंज है EFGHI, आदित्य जी ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो कलर्स अवेलेबल है डायमंड में, उसके अलावा भी आपके पास फैंसी कलर डायमंड के ऑप्शंस है, बट ये बहुत ही कम और स्पेसिफिक कंज्यूमर्स के लिए है, क्योंकि इनकी प्राइस डिपेंड करती है उनकी रेयरिटी पे। यानी अगर आप एक लाल कलर का कलर डायमंड लेने जाएंगे तो आपको सबसे पहले वो उसे स्टोन मिलेगा ही नहीं। बहुत कम स्टोन्स है जो लाल कलर के डायमंड होते हैं। और उसके बाद होता है कि उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड की जाए, तो वो होता है बेचने वाले पर और लेने वाले पर। तो उनका खाली बोलने का मतलब ये है कि ये डायमंड्स भी है, बट इनकी जो डिमांड है वो बहुत स्पेसिफिक मार्केट में स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए। हम जो आगे देखने जा रहे हैं, जो आदित्य जी अभी बताएंगे आगे कलर में, वो है जो रेगुलरली यूज होते हैं कलर्स, जो D से स्टार्ट होते हैं, DEFGHI, जो पॉपुलर कैटेगरीज है। आदित्य जी, कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? ये हमने इस पे बात कर ली। या सो फैंसी वी ऑलरेडी ईयर। प्लीज आदित्य कंटिन्यू। तो ये जैसे आप स्केल देख सकते हैं, इधर DEF ऐसे जाता है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि ये क्यों एक्चुअली D से शुरू हुआ कलर, नॉट विद A। इसका रीजन है क्योंकि जब ये लोग स्टैंडर्डाइज कर रहे थे तो मार्केट में ऑलरेडी A, AA, B, C ये सब नाम से कलर्स मार्केट में अवेलेबल थे। तो कंफ्यूजन हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, शुरू किया D से लेके कलर रेंज, कलर ग्रेड करना। तो इन्होंने इसमें रेंजेस बनाए। फॉर एग्जांपल जैसे D to F, ये आपका कलरलेस रेंज हो गया, क्योंकि इसमें आपको कलर नहीं ही दिखता है। जो टिंट, जैसे मैंने बोला येलो, ग्रे, ब्राउन, इस सेक्शन में आपको वो टिंट नहीं दिखेगा। देन आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं फ्रॉम कलर टू G to J, तो इसे हम नियर कलरलेस बोलते हैं, जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा टिंट देखने मिलेगा। फिर आपका आता है फेंट येलो विच इज K to M। फिर आपका इसमें आपको काफी हद तक इसमें आपको कलर दिखने मिलेगा। फिर आता है R और Z to S to Z विच इज वेरी लाइट येलो एंड लाइट येलो। बट ज्यादा आपका जो मार्केटेबल कलर्स है यू विल नॉर्मली फाइंड E to L के रेंज में। जैसे कि आप साउथ इंडिया में जाओगे तो साउथ इंडिया में EF कलर इज वेरी फेमस। जैसे फिर आप बॉम्बे सेक्शन में जाओगे तो देयर यू विल फाइंड लॉट ऑफ GHIJ। और जैसे आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो नॉर्थ इंडिया दे यूज लॉट ऑफ IJ, JK, KL ये कलर्स। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, I will take like to point something very interesting here। तो जो आदित्य जी ने बताया साथियों अभी कि ये जो स्केल है ये D से क्यों शुरू होती है, क्यों ये A से शुरू नहीं होती है? क्योंकि जब भी इस स्केल को बनाया गया था तभी ऑलरेडी मार्केट में ABC टाइप्स के कलर का ग्रेडिंग होता था। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाए इसलिए D से शुरू हुआ। काफी सारे लोगों को मैं पूछता हूँ ये सवाल हमारे ट्रेनिंग सेशंस में कि डायमंड का कलर D से क्यों स्टार्ट होता है, और उनका सबसे पहला जवाब ये होता है बिकॉज ये डायमंड का D लिया है इसलिए। बट वो चीज नहीं है। पहले ट्रेडिंग होती थी कलर में ABC के तौर पर, इसीलिए उन्होंने स्टार्ट किया D से। एक और चीज जो आदित्य जी अभी बता रहे थे, चिराग भाई मुझे भी नहीं मालूम था, मैं इतने सालों से डायमंड में डील करता हूँ और मुझे भी नहीं मालूम था D से क्यों स्टार्ट करते। यस, नो, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो पहले जो कलर जो होता था, अगर आपको पता रहेगा मनोज जी, इवन क्लैरिटी में पहले काफी सारे जन डीलक्स, सुपर डीलक्स करके बेचते थे। हाँ, वो तो मैंने देखा है, खुद ही देखा। करेक्ट। तो वो ग्रेडिंग क्लैरिटी का जो चार्ट है वो यूज नहीं करते थे, वो सुपर डीलक्स, डीलक्स के तौर पे बेचा जाता था। सेम वे कलर में ABC था पहले, इसलिए D से स्टार्ट हुआ।
और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है साथियों जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। SGL आज पूरे दुनिया में काम करता है काफ़ी सारे रिटेलर्स, कंज्यूमर्स, ट्रेडर्स, होलसेलर्स के साथ। बट मैंने पर्सनली आज तक एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग नोट की है कि साउथ इंडिया का जो जोन है, स्पेशली तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड अ लॉट ऑफ रिटेलर्स इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये एक ही जोन है पूरी दुनिया में जहां पे मैक्सिमम रिटेलर्स यूज VVS EF। यानी आप सोचो, मैं हजारों की संख्या में जो रिटेलर्स है उनकी बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से आई डोंट नो व्हाट विल बी द टोटल नंबर, बट एटलीस्ट 40-50,000 रिटेलर्स रहेंगे जो एक ही क्वालिटी यूज करते हैं, एंड दैट इज VVS EF। दिस इज ये बहुत ही प्राउड चीज है। और मैं जहां पे भी जाता हूँ इंटरनेशनली में मैं बात करता हूँ, मैं बताता हूँ लोगों को कि देखिए ये डायमंड का जो इम्पोर्टेंस है क्वालिटी का, ये साउथ इंडिया में किस लेवल पर है कि उनके दिमाग में ये होता है कि अगर आप कोई भी कम क्वालिटी वाला डायमंड लेंगे तो उसके अंदर एक दोष होता है, दोषम होता है, और वो दोषम उनको नहीं चाहिए। इसलिए वो पहले से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 10-20 साल पहले की बात नहीं है। चेन्नई के अंदर जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं डायमंड का 80-100 साल से, वो भी आपको बताएंगे कि 100 साल पहले भी अगर उन्होंने डायमंड बाय किया था बेल्जियम से तो वो भी VVS क्वालिटी का था। So, sorry Aditya, continue. I'm just trying to add something. Yeah. Okay. Yeah, Aditya, continue. Let's talk about clarity, जो आपका थर्ड सी है। तो जो क्लैरिटी होता है ना, तो क्लैरिटी हम जब कोई भी क्लैरिटी ग्रेड देते हैं, so there are certain factors. कोई I don't know the word for factors in Hindi, but वो फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पे, जिसके आधार पर हम कोई क्लैरिटी ग्रेड देते हैं। तो वो क्या है कि बेसिकली आपका वो इंक्लूजन जो होता है, सबसे पहले आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंक्लूजन्स और ब्लेमिशेस। तो इंक्लूजन्स क्या होते हैं, जो भी स्टोन के अंदर, पत्थर के अंदर आपको मिलता है उसे हम इंक्लूजन कहते हैं, और जो भी आपके सरफेस में मिलता है उसे हम ब्लेमिश कहते हैं। तो बेसिकली आपका क्लैरिटी जो होता है हम इंक्लूजन्स के बेसिस पे देते हैं। व्हाट हैपेंस इज कि आपके जब क्लैरिटी में आप देख रहे हो तो पहला है जैसे लोकेशन, तो वो इंक्लूजन किधर है, उसकी क्या साइज है, वो किस टाइप का है, उसकी कितने सारे इंक्लूजन्स है एक इस स्टोन में, और वो कितना चमक रहा है, जैसे आप स्टोन देख रहे हो तो कितना उसका इफेक्ट है। तो ये बेसिकली ये जो 5 फैक्टर्स है ना, दिस इज नॉट बेस्ड, हम एक के बेस पे क्लैरिटी ग्रेड कभी नहीं देते, हम ये ओवरऑल सारे पांचों के पांचों फैक्टर्स को कंसिडर करके फिर हम क्लैरिटी ग्रेड देते हैं। तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, हम अभी जैसे लोकेशन है अगर टेबल पे है तो हम उसको लोअर ग्रेड दे देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और आपको सारे के सारे इसमें कंसिडर करने पड़ेंगे। तो आपको क्लैरिटी, आई एम श्योर क्लैरिटी के बहुत लोगों को पता होगा कि क्या क्या क्लैरिटीज होती है। तो लेट्स से स्टार्ट। एक होता है फ्लॉलेस, फिर इंटरनली फ्लॉलेस, फिर VVS जो वेरी वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड, VS, SI और I। ये आई एम श्योर जैसे आप लोग सबने आंसर्स दिया, आई एम श्योर ये सबको आइडिया होगा ही, आई हैव नो डाउट्स इन दैट। तो we'll just take a little brief about each one of them, not in detail. तो पहला है फ्लॉलेस। तो फ्लॉलेस डायमंड वो होता है जिसमें कोई भी इंक्लूजन या कोई भी ब्लेमिश नहीं होता है। और बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू इन्फॉर्म कि जब हम क्लैरिटी ग्रेड करते हैं ना, ऑलवेज रिमेंबर कि हम फाइनल ग्रेड 10x मैग्निफिकेशन पे देते हैं। हम एक मैग्निफिकेशन लूप होता है जिससे हम फाइनल कॉल लेते हैं। तो अब लैब में भी यूज करते हैं। तो व्हाट वी डू, हम सिर्फ माइक्रोस्कोप यूज नहीं करते, हम लूप भी यूज करते हैं, और फाइनल कॉल हम 10x के बेस पे ही देते हैं। वी डू नॉट गिव अ ग्रेड ऑन एनी हायर मैग्निफिकेशन। बहुत लोगों को एक डाउट होता है, बिकॉज क्या होता है ना कि अगर बड़ा पत्थर है, अगर आप 10x से ज्यादा मैग्निफिकेशन पे देखोगे तो वो इंक्लूजन आपको बड़ा लगेगा, तो आपको लगेगा कि नहीं हम इसका ग्रेड कम कर दे, बट ऐसा नहीं होता है। तो हर कॉल जो फाइनल कॉल लेना चाहिए किसी ने भी, वेदर यू आर वर्किंग इन अ लैब और या आपके स्टोर में, तो ऑलवेज रिमेंबर आप 10x मैग्निफिकेशन पे फाइनल कॉल लेना।
तो आदित्य, दे कॉल इट द ज्वेलर्स लूप, जो सबके पास होता है, काफी सारी स्टोर्स में मैंने भी देखा है और आपके पास रहेगा भी। वो सिंपल सा एक लूप है जिसके अंदर आप जिसके थ्रू आप कोई भी डायमंड या डायमंड ज्वेलरी को देख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है देखने से। तो फर्स्ट जैसे मैंने बताया फ्लॉलेस, तो इसमें क्या होता है, आपके स्टोन के ऊपर या स्टोन के अंदर दोनों में कुछ भी नहीं होता है। सो फ्लॉलेस डायमंड इज वेरी वेरी रेयर, आपको बहुत इजीली नहीं मिलेगा। इंटरनली Sorry, one more important point. I think flawless, you can compare it to Kohinoor. That will be a very interesting way for the audience to know. Kohinoor is a flawless diamond. अच्छा चिराग भाई, जो कोहिनूर हीरा है वो फ्लॉलेस है? वो फ्लॉलेस एग्जैक्टली, इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टोन। इट्स उसका भी जो टाइप भी है ना मनोज जी, वो टाइप 2A है। ये साइंटिफिकली अल्ट्रा रेयर स्टोन्स होते हैं टाइप 2A। और टाइप 2A क्या होता है चिराग भाई? टाइप 2A यानी ये जो अपना, जैसे हमारे सबकी बॉडी में ब्लड है, ठीक है, बट सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। किसी का B पॉजिटिव है, किसी का A पॉजिटिव है, किसी का O नेगेटिव है। उसी प्रकार डायमंड के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसमें से एक टाइप है टाइप 2A, जिसके अंदर 100% प्योर कार्बन होता है। और इसमें डिफरेंस क्या है कि हम जो लोअर कलर्स देखते हैं G, H, I, J, इनके जो पत्थर है, इसमें जो येलो कलर टिंट आती है, येलो कलरिश का जो स्टोन दिखता है, वो नाइट्रोजन की वजह से होता है। तो उसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों मिक्स होता है, और टाइप 2A में सिर्फ कार्बन होता है, इट्स प्योर कार्बन। That's why it's a very very rare stone. Correct. और रेयर डायमंड, ओके। फेमस पत्थर है कोहिनूर, और ये सारे अपने इंडिया में गोलकोंडा माइन जो थी, जहां पर बहुत सालों पहले तक माइनिंग हो रही थी, वहां से आ रहे थे ये सारे पत्थर। In fact, that's a very good point, आदित्य। साथियों, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो आदित्य जी ने अभी बताई है, उसको थोड़ा मैं और डिटेल में बात करूंगा कि इंडिया की जो गोलकोंडा माइन थी, ये दुनिया में सबसे पहली माइन थी जहां पे इतने सारे डायमंड्स एक साथ निकले हुए हैं। और काफी सारे डायमंड्स है जो विश्व प्रसिद्ध है और जो काफी सारे अलग अलग देशों के म्यूजियम्स में आज लगे हुए हैं, जो गोलकोंडा माइन से आए थे। ये गोलकोंडा कहाँ है चिराग भाई? हैदराबाद के नजदीक है सर। जी। अच्छा, हैदराबाद के नजदीक एक माइंस है जिसका नाम गोलकोंडा है। वहाँ मैक्सिमम बड़े से बड़े जो हाई प्योरिटी के विश्व में सबसे पहली जो डायमंड माइन थी कमर्शियल लेवल पे, वो गोलकोंडा थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई थिंक एक पोल होना चाहिए था इस पे। हाँ, मतलब विश्व का सबसे बड़ा पहला माइन इंडिया में था। और गोलकोंडा माइन में से सर जो स्टोन्स निकले थे वो बहुत ही स्पेशल स्टोन्स थे। यानी आज की जो माइंस है उसमें से अगर कोई 170 कैरेट का स्टोन निकल जाता है तो वो पूरे दुनिया में न्यूज बन जाता है कि अच्छा 100 कैरेट का एक स्टोन निकला है आज ये माइन में से, अफ्रीका में से या ऑस्ट्रेलिया में से या रशिया में से। जबकि आप सोचो 500 साल पहले गोलकोंडा माइन में से ऐसे बड़े बड़े स्टोन्स निकले हुए हैं, कोहिनूर एंड सो मेनी अदर स्टोन्स। डायमंड स्टार्ट ही हुआ जब गोलकोंडा से मिले थे। तो जैसे आपका होप डायमंड भी जो है वहीं से आया हुआ है, गोलकोंडा माइन से। तो सारे जो फेमस पहले के जो स्टोन्स है सारे गोलकोंडा से आए हुए। तो सबसे, सॉरी वन मोर क्वेश्चन, आई थिंक थोड़ा सा मेरी क्यूरियोसिटी के लिए, कि सबसे पहला डायमंड कितना पुराना है? एनी डेटा ऑन दैट? About 3.7 billion years. Oh, great. Before the dinosaurs. Okay, आदित्य। Okay, sorry. तो नेक्स्ट है आपका इंटरनली फ्लॉलेस, जिसमें बेसिकली आपको इंक्लूजन्स नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ग्रेनिंग या कुछ आपको स्टोन के सरफेस पे मिल जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपको सरफेस पे थोड़ा कुछ दिखेगा, बट इंटरनली बहुत क्लीन होगा। This is also very famous in the south of India. A lot of South Indian jewelers use an IF quality. बहुत लोग पूछ रहे हैं चैट पे कि कोहिनूर का कितना कैरेट्स का है कोहिनूर? It is 105 carats right now,
पहले 137 कैरेट था, फिर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड हु ओन्स द कोहिनूर टुडे, उन्होंने उसको रिकट करवाया ताकि उसमें से बेटर लाइट परफॉर्मेंस आए। तो रिकट के बाद 105 कैरेट का है और अभी वो अवेलेबल है टावर ऑफ लंदन में इन यूके, ब्रिटिश म्यूजियम है, वहां पे क्वीन का जो क्राउन आता है वो क्राउन में उसको फिट किया गया है। तो अभी 105 कैरेट का है और पहले 130 37 हाँ 137 137 पहले 137 था और अभी 105 कैरेट का हो गया। थैंक यू। ओके आदित्य जी। नेक्स्ट है आपका VVS, जो 2 पार्ट्स में VVS 1 और 2। तो इसमें क्या होता है, आपको छोटे छोटे इंक्लूजन आपको दिखने लग जाते हैं, थोड़े छोटे मोटे चिप्स मतलब थोड़ा सा, अगर आपका डायमंड पे आइसक्रीम को कैसे आप स्कूप करते हैं वैसे अगर छोटा मोटा कोई स्कूप है या बहुत छोटे छोटे इंक्लूजन है तो वो आपको इसमें दिखने में मिलेंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एन इंक्लूजन इन दिस, ऑफ कोर्स इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज डिफिकल्ट। तो इट इज बेसिकली जब हम ग्रेडिंग करते भी है तो देयर आर सर्टेन बज थिंग्स व्हिच वी यूज, जैसे कि एग्जांपल, अगर आपको पता है कि आपको बहुत इंक्लूजन मिलने में डिफिकल्टी हो रही है तो इट्स मोर प्रोबेबल चांसेस कि आपको वो VVS स्टोन है, एंड देन यू ऑफ कोर्स गो इनटू डिटेल एंड देन गिव अ क्लैरिटी ग्रेड। तो आदित्य, अगर आप थोड़ा उनको बताना चाहेंगे कि VVS जो क्वालिटी है साथियों, इसमें जो छोटी सी एक पिन पॉइंट होती है उसके वजह से ये डायमंड VVS 1 या VVS 2 होता है। अगर आप इसे लूप के द्वारा भी देखने जाएंगे तो अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, आप जेमोलॉजिस्ट नहीं है, तो शायद तक आपको दिखेगा भी नहीं। Correct. तो आप सोचिए एक छोटा सा पिन पॉइंट डायमंड की क्वालिटी को पूरा चेंज कर देता है और उसे IF से सीधा VVS पे ला देता है। और ऐसा अगर एक और पॉइंट है तो वो सीधा नेक्स्ट कैटेगरी में जाएगा, जो VS, जो आदित्य अभी बताने जा रहे हैं अपने को। तो इसमें बेसिकली as he rightly pointed out कि बहुत ही ज्यादा छोटा एक पिन पॉइंट या ऐसे ही आपको इंक्लूजन मिलेगा, यू विल नॉट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और कभी कभी अगर वो ऐसे जगह पे हो जाए स्टोन के अंदर तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट की ये इंक्लूजन ये इस जगह पे है। नेक्स्ट इज योर VS। तो VS स्टोन्स में क्या हो जाता है, आपको आपका इंक्लूजन दिखना इजियर हो जाता है और इसमें थोड़े VVS से थोड़े ज्यादा इंक्लूजन होते हैं। इसमें आपको कॉमन इंक्लूजन जो मिलेंगे ना, आपको मिलेंगे क्रिस्टल्स, क्लाउड्स और फेदर्स। तो जैसे अब ये देख रहे हैं, ये ब्लैक क्रिस्टल है और ये वाला आप देख रहे हैं इमेज में, ये वाला छोटे 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 पिन पॉइंट्स क्रिस्टल्स के, तो ये पूरा जो अक्यूमुलेटेड या ग्रुप ऑफ पिन पॉइंट्स है इसे हम क्लाउड बोलते हैं। तो इसमें ये क्लाउड्स और क्रिस्टल्स है। तो क्रिस्टल्स नॉर्मली मार्केट लैंग्वेज में जैसे आप समझे तो क्रिस्टल्स होते हैं आपके जिरम, या ब्लैक जिरम को हम नाट्स बोलते हैं, तो वैसे ये नाट्स है और ये क्लाउड है। तो आपको इसमें ये 3 क्लाउड्स, फेदर्स और क्रिस्टल्स कॉमनली दिखेंगे। अब फेदर क्या होता है, फेदर इज बेसिकली एक छोटा सा क्रैक या छोटा सा व्हाट इज द वर्ड इन हिंदी, So I'll explain them. Basically क्या होता है ना साथियों, जब भी ये डायमंड जमीन के अंदर बनता है तो जैसे क्रांति जी ने पूछा कि ये कितना साल पुराना होता है डायमंड, तो मोस्टली डायमंड की एज 800 मिलियन ईयर्स से लेके 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड तक हो सकती है। तो आप सोचो डायमंड बेसिकली डायनासोर्स के पहले से सकते और बाहर निकलते। जब ये बनते हैं जमीन के अंदर, जब इनकी फॉर्मेशन होती है, तभी इनके अंदर काफी सारे स्टोन्स के अंदर छोटी सी इम्प्योरिटी आ जाती है। वो इम्प्योरिटी ने हम लोग को क्लासिफाई किया है ये VS1 में, VVS में और ये सब अलग अलग क्राइटेरिया में। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, जो किसी ने यहाँ पे चैट में लिखा है कि राउंड ब्रिलियंट की क्लैरिटी और फैंसी कट की क्लैरिटी में क्या फर्क है। तो मैं बताना चाहूंगा कि राउंड ब्रिलियंट हो, फैंसी कट हो, जैसे ये एमरल्ड कट आपके सामने है, या प्रिंसेस कट हो, उसमें इंक्लूजन में कोई फर्क
नहीं होता है। उसका जो बताएंगे कि ये VVS में बैठेगा या VS में बैठेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है, खाली शेप में फर्क है डायमंड के। तो आपके सामने अभी जो पिक्चर रखा है आदित्य जी ने, ये एमरल्ड कट का है, बट इसका मतलब ऐसे इंक्लूजन नहीं मिलेंगे। राउंड बिल्डिंग में भी आपको मिलेंगे ऐसे इंक्लूजन, so that this is just so that we all have a clear understanding के शेप का इंक्लूजन से कुछ लेना देना नहीं है। Over to you, आदित्य। जो आपने बताया ना फेदर, फेदर क्या होता है, जैसे हवे में हम देखते हैं ना तो पतली पतली से एक लाइन दिखती है, उस तरह की लाइनें होती हैं जिसको हम जिरम बोलते हैं, वाटर लाइंस। जब आप आंख खोल के हवे में देखेंगे कभी कभी पतली पतली लाइन, उसको वो दैट इज फेदर। ओके आदित्य जी, करेक्ट। SI1 और SI2, अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमने मार्केट में SI3 भी देखा हुआ है, बट आई विल टेल यू एज पर इंटरनेशनल लेबोरेटरीज पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो SI3। हम कभी भी SI3 ग्रेड नहीं देते, इट इज ओनली SI1 और SI2। SI2 से ले जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपको इंक्लूजन्स बहुत ज्यादा एविडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं कि अगर आपका स्टोन का साइज बड़ा हुआ ना तो यू विल probably be able to without a loop also you'll connect, कुछ तो है ये स्टोन में। तो जैसे आप इधर देख सकते हैं, अभी ये स्टोन में बहुत कुछ है, या आपके इधर क्रिस्टल्स है, क्लाउड्स है, फेदर्स है, तो ये बहुत ज्यादा इंक्लूडेड होता है। और इसमें आपके जो इंक्लूजन होते हैं वो बड़े ऑब्वियस होते हैं, मतलब आप जैसे ही स्टोन को आप उठाओगे और आप लूप करोगे तो यू विल इमीडिएटली सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारा आपके स्टोन में आपको मिलेगा। इसमें भी भाई इंक्लूजन्स आपको बहुत कॉमनली मिलेंगे, बट दिल बी इन मोर क्वांटिटी। और आपका जो लास्ट कैटेगरी I1, I2, I3, तो भी ये I1, I2, I3 ये जो ग्रेड्स होते हैं ना, तो ये ग्रेड क्यों देते हैं? कभी कभी आपका स्टोन देयर इज अ कंफ्यूजन, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है SI2 और I1 में। अब बहुत लोग अग्री नहीं करते कि ये I1 है। द रीजन हम I1 देते हैं कभी कभी कोई स्टोन को, क्योंकि उसका ड्यूरेबिलिटी, मतलब कि वो स्टोन अगर और ज्यादा इंक्लूडेड होगा तो वो टूट सकता है, उसमें क्रैक ज्यादा आ सकते हैं। ये जो चीजें हम दिमाग में रखते हैं, तो बेसिकली ये जो आई स्टोन्स होते हैं ना, इसमें बहुत सारे इंक्लूजन है, इधर लाइट आने की जगह नहीं है, विच इज लाइक ये स्टोन। आई लाइक टू क्लैरिफाई वन मोर थिंग, I3 के नीचे बहुत लोगों को, अगेन देयर आर पीपल हु डील इन स्टोन्स वेयर दे गिव I4, I5 ऐसा, बट हम जेमोलॉजिकली और इंटरनेशनल लैब स्टैंडर्ड्स के हिसाब से I3 तक ही देते हैं। एनीथिंग लोअर देन I3 वो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, दैट डजंट कम अंडर कमर्शियल गुड्स। तो वो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत जगह यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके रनवे पे फॉर द फ्लाइट टू टेक ऑफ यू नीड लाइक डायमंड पीसेस, तो अ क्वालिटी या इंडस्ट्रियल क्वालिटी विच इज लोअर देन I3 वो ये लोग उस वहां यूज करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप याद रखें यही स्टैंडर्ड्स है एज अ, और एज पर एनी इंटरनेशनल लैब। अगर आपको और कुछ मिल रहा है तो दैट मीन्स it is not certified as per that particular lab. So remember that anything lower than I3 is your industrial goods. और I3 साथियों बहुत ही इजीली परखा जा सकता है। अगर स्टोन की साइज थोड़ी बड़ी है तो आप देख भी सकते हैं विद नेकेड आइज। अगर स्टोन की साइज छोटी है और आपके पास लूप है, ज्वेलर्स लूप, तो आप लूप से भी देखेंगे तो आपको I1, I2, I3 बहुत ही इजीली आपको दिखेगा। क्योंकि जैसे आदित्य जी ने बताया कि इसके अंदर बहुत सारे इंक्लूजन्स है और इसके वजह से इसकी क्वालिटी एकदम लास्ट कैटेगरी में आती है, I1, I2, I3। हाउएवर जैसे हमारे पार्टिसिपेंट्स अभी बता रहे हैं कि इनका भी यूज होता है डायमंड्स के अंदर। तो नॉर्थ इंडियन मार्केट जो है दिल्ली और सराउंडिंग दिल्ली, आई क्वालिटी बहुत ही पॉपुलर है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर्स को बड़े स्टोन्स चाहिए बट उनको बड़ी प्राइस पे नहीं करनी होती है टाइम्स, इसीलिए वो लोग लोअर क्वालिटी के डायमंड यूज करते हैं और साइज उसकी बड़ी रखते हैं। साउथ इंडिया में उनको
अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स चाहिए, बट उनको साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो पूरे अलग टाइप के कंज्यूमर प्रेफरेंसेस है, और इसी वजह से डायमंड की सारी क्वालिटी कहीं ना कहीं यूज होती है। अगर VVS साउथ में होती है तो SI I1 I2 नॉर्थ में होती है, बंगाल में अलग कस्टमर प्रेफरेंस है, सेंट्रल इंडिया में अलग कस्टमर प्रेफरेंस है। अल्टीमेटली ये सारी क्वालिटी कहीं ना कहीं तो यूज होनी वाली है। इनफैक्ट USA और UK के जो मार्केट्स है वहाँ पे i3 बहुत ही प्रमोशनल लेवल पे बेचा जाता है, इंक्लूडिंग टीवी शोज। तो वहाँ पे टीवी में भी लोग डायमंड ज्वेलरी बाय करते हैं, और ये मोस्टली I2 I3 क्वालिटी के स्टोन्स होते हैं। Correct. I would request Kranti ji to come up with the third poll. And can you tell us what the question is, because I can't see it, maybe the audience is Yes, I think आपका third poll है the unit weight used to measure the gemstone, correct? Yes. Okay, तो आपका पोल शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन है कैरेट, CARAT कैरेट, KARAT कैरेट, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। क्रांति जी आप तो बता रही थी ये तो सीखने के लिए, तो सब सीखे हुए हैं। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे स्टूडेंट इतने ब्रिलियंट है। मनोज जी, करेक्ट माय इंग्लिश, मैंने हिंदी में बात करनी चाहिए थी। आधा आधा कर दिया मैंने। I think I don't see even one answer wrong here. Yes. नहीं है, कुछ है। Yes, but 92% people have given the right answer. It is CARAT, carat. Correct. Okay. तो आपका कैरेट विद द 4th C, वेरी इंपॉर्टेंट। वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका जो प्राइसिंग है टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन कैरेट। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स, आपके चारों C का कॉम्बिनेशन आपका प्राइस डिसाइड करेगा, क्योंकि हर एक C अफेक्ट्स द प्राइस, लेकिन कैरेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग बिकॉज आप इंडस्ट्री में हम पहले, ओके लेट्स बिगिन। तो पहले आपके जो जेमस्टोन्स है वो, जैसे आप सबको पता है कैरेट में वे होते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 कैरेट? एक कैरेट का वैल्यू है 200 मिलीग्राम। तो क्या होता है, हम हर एक कैरेट को बेसिकली हम 100 पॉइंट में डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि अगर आप ये मशीन देख सकते हैं, ये वेइंग स्केल है, इसमें हम स्टोन रख के हम वे करते हैं और इधर वो वेट आता है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं 0.00, तो ये 0 विल बी योर कैरेट, और पॉइंट के बाद जो होता है वो हम पॉइंटर्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट आया 3.63, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 3 कैरेट्स एंड 63 पॉइंट्स, या बहुत सारे लोग इसको सेंट्स भी बोलते हैं। इन द ट्रेड लॉट ऑफ पीपल कॉल इट सेंट्स। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कन्वर्जन भी आए। अभी एज पर आवर इंटरनेशनल लैब स्टैंडर्ड्स, एज पर SGL स्टैंडर्ड्स, हम क्या करते हैं, ये अगर आपका 3.638 है थर्ड डिजिट, तो हम इसको नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ कर देंगे, तो योर वेट विल बी 3.64 कैरेट्स, 3 कैरेट्स 64 सेंट्स। नाउ व्हाई आई सेड कैरेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रीजन इज क्योंकि आपके ना कोई जो कैरेट वेट्स होते हैं वो मैजिकल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 कैरेट 1.50 कैरेट्स, 2 कैरेट्स 2.50 कैरेट्स। तो इसीलिए बहुत बार है ना, आप देखोगे कि जिसको 1 कैरेट का स्टोन लेना होता है, वो लोग नॉर्मली 0.99 पॉइंटर्स का स्टोन लेंगे ताकि वो पैसा बचा सके, बिकॉज वो 1 कैरेट जब नंबर हो जाता है ना, तो आपका प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए कैरेट वेट, और जो कटर्स होते हैं वो भी ट्राई करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या वेट आपका
बचा सके और वेस्ट कम कर सके। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि वो लोग बहुत बार फैसेट नहीं बनाते हैं। द रीजन इज क्योंकि उनको वेट उनका बचाना है, दे डोंट वांट टू लूज दैट वेट। अगर मैजिकल नंबर आ रहा है तो वो चाहते हैं कि वो उतना वेट रिटेन करें। So I will add something to this, आदित्य। साथियों, एक दो इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा आपको, जो आदित्य जी ने बताया अभी, कि अगर इंडिया में आपका स्टोन का साइज है 0.99 कैरेट, ठीक है, अगर वो 0.99 है और अगर उसमें आप 1 सेंट ऐड करेंगे तो वो 1 कैरेट बन जाता है और उसकी प्राइसिंग चेंज हो जाती है। बट जो मैजिकल नंबर्स की बात कर रहे हैं आदित्य जी, उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ऐसा मार्केट है जहां पे अगर आपका स्टोन 0.99 कैरेट है तो उसका प्रीमियम मिलता है आपको, क्योंकि जापानीज कल्चर में वो जो दो 9 के जो फिगर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो वो लोग आपको उसका पैसा ज्यादा देंगे 1 कैरेट के कंपैरिजन में। और थोड़ा आपको मैं हिस्ट्री बताता हूँ। एक मेरे पास एक मैन्युस्क्रिप्ट मैंने पढ़ा हुआ है जो आर्यभट्ट ने लिखी हुई है और जिसमें उन्होंने रेफरेंस दिया है कि पुराने जमाने में इंडिया में, अगर आपको पता रहेगा, साउथ इंडिया में विजयनगर करके एम्पायर था 500-600 साल पहले, और हम्पी करके उनका सेंटर था जो बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है आज। हम्पी में डायमंड ज्वेलरी और गोल्ड ज्वेलरी की एक्चुअल में ट्रेडिंग होती थी वहां पे, गोल्ड की स्पेसिफिकली। तो उनके यहाँ पे संडे के ऐसे मार्केट लगते थे और वो मार्केट्स में वो लोग ज्वेलरी लिटरली ऐसे स्टैंड पे रख के वो लोग बेचते थे। तो इंडिया में इसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है, डायमंड्स और जेमस्टोन्स और ज्वेलरी की। तो एक जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसमें बताया गया था कि जब भी स्केल्स नहीं थी, आज के दौर में हमारे पास ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्केल है, जैसे आदित्य जी ने बताया कि वो 0.000 यानी पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स तक जाता है, यानी 1.353 एग्जाम्पल। पहले के जमाने में स्केल्स नहीं हुआ करती थी, तो वो लोग कैसे इसका ट्रांजैक्शन करते थे, इसका बिजनेस कैसे करते थे। तो वो मैन्युस्क्रिप्ट में ऐसा बताया गया था कि अगर कोई जेमस्टोन डीलर है, स्पेसिफिकली जेमस्टोन आई एम टॉकिंग अबाउट, वो लोग क्या करते थे, एक पुड़िया लेते थे, ऐसा छोटा सा बैग जिसके अंदर आप स्टोन्स डाल दो। अगर जिसको बाय करना है वो स्टोन, वो उसके अंदर हाथ डालेगा, उसे फील करेगा, उसे देखे बगैर, उसको खाली स्टोन को फील करना है, हाथ निकालना है और फिर उसकी प्राइस ऑफर करनी है। इस तरीके से डीलिंग हुआ करती थी जेमस्टोन्स की सालों साल पहले, जब भी स्केल्स नहीं थी इसके लिए। अभी आज के दौर में तो ये हो नहीं सकता है, बिकॉज चिराग भाई, ये कुछ दिन पहले तक यहाँ सूरत में और बॉम्बे में जिनके ऑफिस नहीं होते थे, रोड पे ही चलते आप वो पुड़िया हल्का सा दिखाते थे और 1-2 ही ऐसे नजर देख के और ऑफर करना पड़ता। ये बहुत पुरानी नहीं, मैं 7-8-10 साल पुरानी भी बात बता रहा हूँ आपको। अभी भी जब ओपेरा हाउस में डायमंड मार्केट था तो लोग रोड पे ही घर के, मैदापुरा में, सूरत में भी ऐसे ही होता था। एक पैकेट है और वो एक टेबल है, उस पे 6 आदमी बैठे हैं और वहीं हल्का सा दिखा दिया या रोड पे ही दिखा दिया और देख के वहीं ऑफर कर देते थे। तो वो अभी भी ऐसा चल रहा था। इंटरेस्टिंग। तो ये तो मैन्युस्क्रिप्ट में से पढ़ा था मैंने, मनोज जी, related to gemstone specifically, but it's very interesting how our industry has evolved। और अभी तो पूरा साइंटिफिक लेवल पे है सबकी सब चीजें, वेट से लेके टाइप से लेके आइडेंटिफिकेशन एंड एवरीथिंग। कंटिन्यू आदित्य। ज्वेलरी आती है जैसे ग्रेड करने के लिए, तो वी हैव टू एस्टिमेट द वेट, क्योंकि हमारे पास बहुत बार वेट नहीं आता है तो हमको एस्टिमेट करना पड़ता है। तो ये एक बेसिकली चार्ट है। तो वो क्या होता है कि आप जो मिलीमीटर गेज होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप डायमीटर मेजर कर सकते हैं कि उस स्टोन का डायमीटर क्या है। तो वो मिलीमीटर गेज से आपको डायमीटर देखना पड़ता है एंड देन यू हैव टू रिफर टू दिस चार्ट कि ये डायमीटर का स्टोन का अप्रोक्सीमेट वेट क्या होगा। ऑफ कोर्स वो
हम एस्टिमेट कर रहे हैं वेट और हमारे पास है नहीं, तो ऑफ कोर्स मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा होता है, बट दिस इज हाउ वी बेसिकली इन अ लेबोरेटरी एस्टिमेट द वेट. कि फॉर एग्जांपल अगर एक पीस ऑफ ज्वेलरी है, उसका डायमीटर ले लिए, सपोज 10 स्टोन्स है एंड वी नो के सब सेम ही साइज के हैं, तो वी विल मेजर द डायमीटर, टेक द अप्रोक्सीमेट वैल्यू फ्रॉम द चार्ट एंड नंबर ऑफ स्टोन के हिसाब से उसका अप्रोक्सीमेट वेट लाएंगे. सिमिलरली सिंगल कट्स और राउंड ब्रिलियंट कट. अब सिंगल कट क्या होता है? सिंगल कट वो होता है जिसमें बेसिकली नंबर ऑफ फैसेट्स कम होते हैं. आपके नंबर ऑफ फैसेट्स यू हैव 17 to 18 फैसेट, जिसमें जैसे इसमें 57 to 58 होते हैं, वैसे इसमें 17 या 18 फैसेट्स होते हैं. अच्छा, इतना बड़ा फर्क. फुल कट डायमंड होता है, उसमें 57 58 फैसेट होते हैं, और इसमें केवल 17 18 फैसेट होते हैं. इसको 17 18 वाले को सिंगल कट बोलते हैं. और इसीलिए आप जब देखोगे, आप जब कंपेयर करोगे राउंड ब्रिलियंट वर्सेस सिंगल कट, आपका राउंड ब्रिलियंट की जो चमक आती है वो इतनी ब्यूटीफुल है, और इसीलिए लोगों को वो पसंद है, और इसीलिए वो इतना एक्सपेंसिव भी है. एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि राउंड ब्रिलियंट एक्सपेंसिव है बिकॉज उसका जो चमक आता है ये नंबर ऑफ फैसेट्स. तो ऑन द राउंड ब्रिलियंट आदित्य, साथियों एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमने पोल में भी देखा कि राउंड ब्रिलियंट्स का सबसे पॉपुलर शेप है डायमंड के अंदर, तो करीब करीब 65% डायमंड्स जो कट होते हैं दुनिया में और जो अवेलेबल है वो राउंड ब्रिलियंट स्टोन्स है. 65% ऑफ द स्टोन्स, इतना पॉपुलर कट है ये. करेक्ट. और ये कट ज्यादा होने की वजह से जो चमक है वो हमेशा राउंड ब्रिलियंट में ज्यादा होती है दूसरे कट दूसरे शेप के डायमंड के वजह के. यस, क्योंकि जो कंपैरिजन है क्या चिराग भाई? राइट. इसलिए correct, ज्वेलरी में कई बार जो इसलिए ज्वेलरी में जो बगेट जो हम राउंड का ये क्वालिटी यूज करते हैं राउंड डायमंड का, उससे एक क्वालिटी बेटर यूज करते हैं बगेट का. जनरली आप लोग देखते होंगे, उसका रीजन यही है कि दोनों की शाइन मैच हो, इसलिए ये ऐसा किया जाता है. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. ये आदित्य. तो ये था हमारा डायमंड्स का 4 C's. नाउ क्रांति, आई विल रिक्वेस्ट यू टू हैव आवर लास्ट पोल. ओके, सो हियर इज द लास्ट पोल. लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को कुछ आप प्राइज भी देनी चाहिए, इतना अच्छा आंसर कर रहे हैं. पोल क्या है वो बताइए. बता रही हूँ. Which one of the following is big three? Emerald, yellow sapphire, peridot, spinel. आप क्वेश्चन रिपीट कीजिए, लोग शायद अभी तक समझे नहीं. Aditya, would you like to repeat the question, please? तो क्वेश्चन ये है कि आपका बिग 3 क्या है? एमरल्ड, येलो सफायर, पेरिडो या स्पिनेल? You are muted, I think, sir. Who? I think sir Chirag sir is trying to talk, but I think he's muted. Kranti ji, I was requesting ke already it is 5:30. We can keep the colored gemstone session some other time. No problem. Yes, agreed. We have to do the Q&A with Prasanna ji still. Right. So I think, okay, I'm ending the poll and these are the results. हाँ आदित्य, 52%, 57% have given answer A and 36% have given B and few are 3 and 4. Yeah, so actually आपके जो big threes होते हैं, they are normally rubies, emeralds and sapphires. So as because of the time constraint we have to stop, we'll take this session for the next time. But I think you can answer this, right? Yeah. I'm emerald. Correct. तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया सेशन रहा. चिराग जी, आई थिंक आपने काफी अच्छी हेल्प की हिंदी पैच करने के लिए आदित्य जी से. सो मनोज जी, आई थिंक एक खास क्वेश्चन चिराग भाई बहुत लोगों ने पूछा है कि मेकेबल और सोन गुड्स में क्या फर्क है?
सर ये रफ क्लासिफिकेशन है और आई विल नॉट बी द राइट पर्सन टू रियली टॉक टू यू इन डिटेल अबाउट दिस, बिकॉज लेबोरेटरी लेवल पे क्या होता है, मैं क्यों इसका आंसर डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि लेबोरेटरी क्लासिफिकेशन में रफ आती नहीं है। आप कोई भी रफ ले लीजिए, आपको कोई लेबोरेटरी इसको मेकेबल या सॉन करके नहीं बताएगी आपको। लेबोरेटरीज ओनली डील विद पॉलिश गुड्स, क्योंकि अच्छा, वो जो है वो पूरा डिफरेंट साइंस है रफ डायमंड्स का। So we can get one rough diamond expert in our next session who can share some more information on this. Right. So और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? Nothing. I think if there are any questions that we can answer, we'll be happy. Otherwise, I think. ये आज हमने हीरे के ऊपर जो बात की, मैक्सिमम चीज जो हीरे से जोड़ी जाती है, हमेशा बोलता है माना कि मुझे थोड़ी धीरे मिले पर दोस्त मिले तो हीरे मिले। तो ये जो आज जो ट्रेनिंग सेशन में आप मिले वो ऐसा ही है ना, टूट गए मुझे तोड़ने वाले, मुझे पत्थर समझ रहे थे मैं तो हीरा निकला। तो ये जो है हमारे ऑडियंस वो हीरे निकले आज, उनको पत्थर समझ के हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे लेकिन वो सबके सब तो आज हीरे थे। और ये बहुत अच्छा सेशन था और सबको एक डायमंड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंट्स में जोड़ना चाहूंगा। आदित्य जी जैसा बोल रहे थे कि मैजिकल नंबर होता है 1 कैरेट, 1.5 कैरेट, 2 कैरेट। बहुत सारे बात मुझे ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर 1 कैरेट का दाम जो है वो ज्यादा होता है, तो आप हमें ऐसा कीजिए 99 सेंट का दे दीजिए, 98 सेंट का दे दीजिए। आप लोगों ने थ्योरेटिकल नॉलेज दिया, लेकिन मैं थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली जनरली 99, 98, 97 सेंट्स का हीरा नहीं के बराबर मिलता है। उसका रीजन यही है जो आपने पहले रीजन दिया कि जो कारीगर हैं वो कोशिश करते हैं कि इस तरह की कटिंग करें, वो एक्सीलेंट कट ना हो के वेरी गुड हो जाए, लेकिन जो वो 97, 98 सेंट का जो हीरा है वो 1 कैरेट का हो जाए, इसलिए वो ज्यादातर एक कैरेट का हीरा हो जाता है। और जो हीरे हमें मिलते हैं जनरली मार्केट में वो 90 सेंट, 92 सेंट के, 93 सेंट के आसपास ही मैक्सिमम मिलते हैं। और जो प्राइसिंग होता है, अगर वो कोई 95, 98 सेंट का हो भी जाता है तो उसका इतना प्रीमियम होता है कि वो ऑलमोस्ट 1 कैरेट का जो प्राइस होता है वही होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है उसके ऊपर। लेकिन डायमंड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जैसा आपने बताया कि आज के कस्टमर आते हैं, जब वो पूछते हैं नेचुरल डायमंड, हेवी डायमंड, ये सब में फर्क क्या है, हीरे में ग्रोथ क्या है, तो अगर एक सेल्समैन जो होता है, वर्कफोर्स को अगर हीरे का नॉलेज होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। और आज का जो सेशन आपने दिया है उसमें सबसे बड़ा चीज है आपने बहुत सारा कंटेंट दिया है। जैसे ये आज मैं आप जितने भी व्यूअर हैं उनको ये बताना चाहूंगा, चिराग भाई को खास धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब आप माल बेचते हो, ज्वेलरी बेचते हो अपने कस्टमर को, तो आपको स्टोरी बोलने के लिए, बहुत सारी बातें बोलने के लिए कुछ कंटेंट चाहिए कि कोहिनूर हीरा होता है, वो 105 या 106 कैरेट का होता है, वो सबसे बड़ा बेटर क्वालिटी का होता है, इंडिया में पहला जो खान था वो यहाँ हैदराबाद के पास था, या इस तरह की जो 10-100 चीजें जो हमको जब मालूम होती है, जिसमें आज बहुत सारी चीजें चिराग भाई ने बताई है, तो ये इससे आपके जो आपका कस्टमर है उसको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है कि ये जो माल हमको जो ज्वेलरी बेच रहा है, जो डायमंड बेच रहा है, उसको डायमंड का नॉलेज है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आज हमने थोड़ी बेसिक जानकारी दी है, लेकिन जो जनरल नॉलेज चिराग भाई ने दिया है, इस तरह का नॉलेज मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम जो हमारे रिटेल फोर्स है, जो हमारे स्टाफ हैं, जो हमको डायमंड बेचते हैं, उसका नॉलेज आप रखें। ऐसे 100 चीजें पढ़ें तो आप अपने कस्टमर को बातें कर सकते हैं। बातें बनाएंगे तभी आप पे उनका कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप उनको माल बेच सकोगे। बिल्कुल सही कहा मनोज जी। मनोज जी, just to interrupt, कल मतलब I just wanted to give the audience who are there right now कि कल भी हम प्रवीण जी को लेके आ रहे हैं, और कल का हमारा सेशन है कि अपने कस्टमर से रैपो कैसे बिल्ड करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा, तो काफी डिमांड आई थी ये सेशन के लिए। तो कल का सेशन है हाउ टू बिल्ड अ रैपो विद द कस्टमर्स। यस, सॉरी चिराग जी, कंटिन्यू। नो नथिंग, आई वाज जस्ट सेइंग कि यू आर एब्सोल्युटली राइट मनोज जी। ये इन्फॉर्मेशन ही है जो स्टोरी बना सकती है, जो कस्टमर को एक इंटरेस्ट पैदा कर सकती है उनके दिमाग में, जब भी वो डिसीजन ले रहे होते हैं कि उनको डायमंड बाय करना है या नहीं करना है।
तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड शुक्रिया मनोज जी, क्रांति जी और सारे दर्शकों को मेरे ओर से, SGL की ओर से और आदित्य जी की ओर से। थैंक यू एवरीवन। हम डायमंड के ऊपर और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज लेके आएंगे, इंटरेस्टिंग बातें। साथ में हम रीजनल लैंग्वेज में, मराठी में, बंगाली में, मलयालम में, हर इन सब लैंग्वेज में बिल्कुल अलग-अलग मराठी और स्पीकर्स भी लेके मलयालम आ रहे अगले हैं। हफ्ते हम लेके आ रहे हैं। तमिल में हम शनिवार को हाँ जी, शनिवार को हम तमिल लेके आ रहे हैं। करेक्ट, विच इज वेरी नाइस। तो आदित्य, नेक्स्ट टाइम बी प्रिपेयर्ड इन तमिल, ओके? थैंक यू। प्रसन्ना जी है क्या? आई थिंक प्रसन्ना जी, आर यू स्टिल देयर? आप 1.5 घंटा देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप उतना चीजें समझना या उतनी चीजें हम समझ नहीं पाए, तो आप लिख के रखें। जब आप कस्टमर से बात करेंगे तो ऐसे कुछ वर्ड्स, कुछ लाइंस अगर बोलेंगे तो आपके सेल्स में बहुत फर्क पड़ेगा, जिसका काम आज खासकर चिराग भाई ने बहुत हेल्प किया हमको। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।